नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात और मैं हूं आपके साथ दिविज बहुगुणा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। ये शब्द थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के, जो कि उन्होंने गोरखा समुदाय की बहादुरी को संबोधित करने के लिए कहा था। दोस्तों, गोरखा समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिनकी वीरता, संघर्ष और त्याग की कहानियां आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। और ना सिर्फ भारतीय सेना, बल्कि दुनिया के अनेकों हिस्सों में इनकी बहादुरी के चर्चाएं हैं। इनका एक विशाल गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, फिर वो चाहे 1814 का गोरखा युद्ध हो या फिर आज की आधुनिक दुनिया। दोस्तों, गोरखा ने हर क्षेत्र में अपने बहादुरी का लोहा मनवाया है। और गोरखा समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है एक संस्था जिसका नाम है गोरखाली सुधार सभा। ये गोरखा समुदाय की एक पुरानी संस्था है जो कि वर्तमान में समाज हित के कार्य कर रही है। और संस्था के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे बहुत चैनल बहुत में। धन्यवाद। उदय भास्कर चैनल को मैं उदय प्रभात को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इतना अच्छा मौका मेरे को दिया है कि मैं कुछ समाज के बारे में कुछ कह सकूं। जी सर, सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रो आपका हम पूछना चाहेंगे। आप एक बार दर्शकों को हमारे बताएं थोड़ा सा क्या आपका बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि गोरखास का विशेषकर जो पृष्ठभूमि रहती है, बोला जाता है कि गोरखास लोग ज़्यादातर सैन्य प्रवृत्ति क्षेत्र से आते हैं। और आज मेरे को बड़ा गर्व है कि मैं तीसरी पीढ़ी मेरी जो है वो हम लोग सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं। और आज मैं आर्मर्ड कोर की 30 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ हूँ 2011 में। और 2011 में आने के बाद जब मैं समाज में आया तो मैंने देखा कि गोरखा समाज वैसे तो अपने प्रभुत्व के लिए बिल्कुल बहुत ही सजग रूप से काम कर रहा है। और मैंने भी सोचा कि इतने साल अगर आर्मी में अपनी सेवारत देने के बाद मैं समाज से जुड़ना चाहा। और ये सिर्फ गोरखा समाज के लिए भी नहीं, ये मैं चाहूँगा कि जब हम यहाँ उत्तराखंड में जन्मे हैं तो हम उत्तराखंड में की बेहतरी के लिए जो भी कार्य बन पड़ सकता है हम करते हैं। और उसी में मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी गोरखाली सुधार सभा जो कि 1938 की संस्था है, उसमें मेरे को 2017 से अध्यक्ष बनने का मेरे को वहाँ मौका मिला। उससे पहले मैं 2013 से वहाँ महामंत्री की भी मैंने पद को संभाला। और इसी को देखते हुए एक बहुत ही निपुणता से मेरे को ये अच्छा लगा कि समाज सेवा करना एक बहुत ही दिल खुश काम है। और मैं सभी से, अपने समुदाय ही नहीं सभी और समुदाय से भी मैं विनती करूंगा कि आफ्टर रिटायरमेंट वो इस तरह समाज सेवा में आए तो ये उत्तराखंड का और भी हम ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं। जी सर, गोरखा सुधार सभा गोरखा समुदाय की एक काफी पुरानी संस्था है और लगभग 85-86 वर्ष संस्था को हो चुके हैं। कहाँ पर सर इसकी स्थापना हुई और किस उद्देश्य से स्थापना की गई? अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसको सभा को बनाने का जो सोच था वो 1935 से शुरू हो गया था। और एक छोटा सा कार्यालय हमने यहाँ आमवाला में, डोभालवाला में उसको स्थापित किया था। और पर वहाँ जगह कम होने की वजह से फिर इसको 3 साल बाद 1938 में वहाँ गढ़ी कैंट में इसको शिफ्ट किया गया। वहाँ कुछ दानदाताओं के द्वारा कुछ ज़मीन दी गई। और वहाँ आज 86 वर्ष के अवस्था में जब ये पहुँच चुका है तो वो बहुत वेल फर्निश्ड और वेल उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ स्टेबलाइज है। और मैं चाहूँगा कि ये जो संस्था है ये ना तो आर्थिक स्थिति से स्टेट गवर्नमेंट के इमदाद से चलती है, ना ही इसको केंद्र सरकार से कोई मदद मिलती है। ये अपने जो सदस्य हैं उनको सदस्यता वहाँ आजीवन सदस्य बनाते हैं, जो कि 350 रुपया आजीवन सदस्य बनते हैं। और उसी में समाज में ये अपने तत्परता से काम करी और वेरी ट्रांसपेरेंटली वहाँ काम करे। और जो हमारी संस्था एक फुल फ्लेज्ड वहाँ पर जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव बाकायदा यहाँ बैलेट के द्वारा होता है। और साथ साथ में वहाँ कार्यकारिणी की देखभाल भी जो हमारी संस्था है वो करती है।
तो समाज में किस तरह का बदलाव जो है आपकी संस्था ला रही है? जिस तरह से आप लोग समाज हित का कार्य भी करते हैं, छात्रवृत्ति योजनाएँ आप लोग लाए हैं अपनी संस्था के द्वारा, किस तरह से समाज में बदलाव ला रहे हैं आपकी संस्था? अब ये जो समाज सेवा है, गोरखाली सुधार सभा, आपको अगर वहाँ आदमी 350 रुपये दे के आजीवन सदस्य बनता है, तो वो गरीब परिवारों के लिए हम लोग जो है छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। तकरीबन भी 600-700 परिवार हैं। हर उसमें हम लोग स्कॉलरशिप क्लास 6 से लेके ऑनवर्ड हायर स्टडीज़ तक हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। साथ में हम विधवाओं की, लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देते हैं, और कोई अगर बीमार पड़ता है उसके लिए हम देते हैं। और साथ-साथ में हम ये दाह संस्कार, अगर किसी गरीब परिवार में ऐसी स्थिति है कि दाह संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो मिनिमम 5,000 रुपये हम उस परिवार को तुरंत ही सहायता प्रदान करते हैं, ताकि उसकी सती-गति आराम से हो सके। और रहा उत्तराखंड में जितनी भी आपदाएँ आज आई हैं, उसमें भी गोरखा सुधार सभा ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो त्यूनी का अग्निकांड हो, चाहे हमारा जो उत्तरकाशी में भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आगजनी हो, उसमें बढ़-चढ़ के ये समुदाय अपना हिस्सा लेता है। साथ में उत्तराखंड में जो ये आप यहाँ वृक्षारोपण के लिए है, नशा मुक्त के लिए बहुत सारे ऐसे ढेरों काम हैं जो ये संस्था करती है। सर, गोरखा समुदाय की वीरता और पराक्रम की अगर बात करें तो उससे हर कोई वाकिफ़ है, और 1814 का नाला पानी युद्ध की अगर हम बात करें तो लगभग 3500 अंग्रेजी सैनिकों का जो 600 गोरखा सैनिक थे वो उन पर भारी पड़े थे। अंग्रेज सैनिकों ने गोरखा समुदाय के लिए एक अलग से रेजिमेंट आर्मी में बनाई थी, जो कि आज इंडियन आर्मी की सबसे पावरफुल रेजिमेंट कही जाती है, गोरखा रेजिमेंट। तो सर, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा गोरखा सैनिकों के, क्या कुछ वो अलग चीज़ है जो गोरखा सैनिकों को भिन्न बनाती है? अभी इस विषय में मैं बहुत बड़ा इतिहासकार तो नहीं हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी युद्ध लड़ने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी एक बनाई जाती है, जिसमें कि नाला पानी ये एंग्लो गोरखा युद्ध है, वो 1814 का एक इतिहास बन के रह के गया हुआ है कि वहाँ कुल 600 साढ़े 600 गोरखाओं और लोकल बॉडीज़ के हेल्प से जो जनरल जेलेप्सी की सेना, जो अंग्रेज़ का एक बहुत बड़ा जनरल था, उनको वहाँ पर धराशायी किया और उनका वहाँ मृत्यु भी हुई। और जनरल जेलेप्सी को मैं कहना चाहता हूँ कि वो वॉलंटरीली वहाँ गोरखाओं को नाला पानी में परास्त करने के लिए जो उन्होंने अपना एम लिया हुआ था, वहाँ पर ज़्यादा जो ब्रिटिश आर्मी की जो वेपन्स थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, वो हमारी गोरखा सेनाओं के पास नहीं थी। वहाँ पर उनके पास खुखरियाँ थी, थोड़े से जो है बंदूक होंगे, ये तो तीर कमान था, या जो आप जैसे देखते हैं कि खेतों में जैसे पशु पक्षी को भगाने के लिए एक उसका यूज किया जाता है, वो था। तो मैं कहता हूँ कि जब एक संगठन और आत्मबल मजबूत हो तो इतनी बड़ी जो लड़ाई है उसको गोरखाओं ने लड़ा, और सेनापति बलभद्र थापा जी ने वो जो किला, जब उनका वहाँ वाटर रिसोर्सेज वगैरह को और जो अनाज वगैरह खाने की चीज़ों को रोक दिया गया, तो उसमें स्वयं ही अपने परिवार कुछ सैनिकों को लेकर स्वयं उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम ये किला स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। ये जो खलंगा है कभी पराजय नहीं हुआ, ये हमेशा अजय रहा। और इस बहादुरी को देखते हुए एंग्लो गोरखास का जो आपने मोनूमेंट्स देखा होगी, आज तक पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसा मोनूमेंट नहीं है कि जहां आपस में जो सेना थी जो लड़े हैं, उन्होंने जनरल जेलेप्सी और बलभद्र जी का मोनूमेंट्स आपको सांसदारा रोड में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा देहरादून से 2.3 किलोमीटर ही दूर होगा, आप जाइए। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी वीरता को देखते हुए गोरखास का, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये कौन सी कौम है जो इतनी वीरता से और हमारे इतने 3,500 वेल इक्विप्ड हमारे पलटन को उन्होंने इतना क्षति पहुंचाई है। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपने साथ वो कुछ ऐसे रेजिमेंटों को गोरखा रेजिमेंट के नाम से वो लोग अपने इंग्लैंड में लेके गए, और साथ साथ में वहाँ उसके बाद गोरखा रेजिमेंट भी रेजेस हुई हैं। और आप आज देख रहे हो कि एक गोरखा रेजिमेंट किस तरह से नाम कमा रही, जिसमें कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, बड़े बड़े कीर्ति चक्र, ऐसे अवार्ड हमारे गोरखा सैनिकों को भी मिली हुई है।
सर जैसे गोरखा रेजिमेंट का जो सिंबल है वो खुखरी है, आपने भी आपकी टोपी में भी खुखरी दिख रही है, क्या इसका महत्व क्या है? देखो, ये खुकरी एक बहुत ही पवित्र हथियार है, जिसको कि आप इसको अगर आप हाथ में लोगे तो आपको वैसे ही स्वाभाविक ही आपको ऐसे एनर्जी आएगी कि आप सत्य के लिए हमेशा उसमें आगे आएंगे। ये हथियार एक ऐसा हथियार है, और आपने अगर इसको नज़दीक से देखोगे तो उसकी खुकरी के बिल्कुल साइड में एक गोखुर बना हुआ है, का निशान बना हुआ। ये हमारे को गुरु गोरखनाथ के द्वारा ये हमारे को दिया गया एक अच्छा योग है कि उन्होंने बोला है कि ये गोरखा लोग गाय की सेवा के लिए भी तत्पर हैं, और इसीलिए उस हथियार में गोखुर का भी एक चिन्हित हमेशा आपको दिखने को मिलेगा। जी। सर आप रिटायर्ड कर्नल हैं और 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी अग्निवीर योजना, इसको लेकर सर थोड़ी सी आपको ले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अभी ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है, पॉलिटिकली भी बड़े इसमें किसी की सहमति असहमति आए दिन हम लोग चैनलों में न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं। अग्निवीर का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये नेपाल और हमारे भारतवर्ष का एक आपसी समझौता भी था, जिसको कि नेपाल के जो सैनिक वहाँ पहले 60% गोरखास वो भर्ती में आम जब भर्ती होती थी तो 60% वहाँ के आते थे, और 40% इंडियन डोमिसाइल गोरखास लोग जो जीआर में भर्ती होते थे। तो अभी सरकार इस योजना को, अग्निवीर को लागू कर रही है। तो ये एक ऐसा है कि अगर आप अग्निवीर सिर्फ गुरखास के लिए ही नहीं ये एप्लीकेबल हुआ, ये सभी, चाहे गढ़वाल राइफल हो, चाहे राजपूताना राइफल, बिहार रेजिमेंट हो, जितने भी आर्मी हैं उसमें सब में लागू है। वो चाहती है कि गवर्नमेंट इसमें उनको अग्निवीर का के द्वारा प्रत्येक घर से एक आदमी ऐसा आर्मी में इन्वॉल्व हो कि ताकि आने वाला जो भविष्य हो, प्रत्येक लोग घर घर में आके अगर वो 5 साल बाद या आता है तो वो अपने लोगों को, लोकल्स को भी ट्रेन कर सके और वो आत्मरक्षा के लिए तत्पर रहे। जी। सर नेपाल से भी जो वहाँ का यूथ है उनकी भी भागीदारी कम हो रही है इंडियन आर्मी में, पिछले 4 साल में जो परसेंटेज है वो काफ़ी लो हो रहे हैं, तो इसका आप क्या मुख्य कारण मान रहे हैं? अग्निवीर योजना है या अग्निवीर योजना के लिए हो सकता है कि कोई भी जब नई नई योजनाएं लागू होती हैं उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती, कुछ छुटपुट जो चीज़ें हैं, वो हो सकता है कि सरकार जो है उस चीज़ में डीपली नहीं गई है। हम चाहेंगे कि अगर जब भी इस प्रकार का फैसला सरकार को लेना है तो उसमें जो रिटायर आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जेसीओज है, इवन की जवानों को भी उस बोर्ड में रखा जाए, ताकि वो ज़मीनी तौर पर उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। और जो भी हालात है कि आज अग्निवीर के लिए जो भर्ती हो रहे हैं, उनको इस तरह का महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मैं 4 साल 5 साल करने के बाद सिविल में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। तो वही चीज़ें नेपाल आर्मी में जो यूथ हैं उनकी सोच है कि 4 साल करने के बाद मैं तो दूसरी कंट्री से आके यहाँ इनरोल हो रहा हूँ, मैं जाने के बाद वहाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि नेपाल एक बहुत ही छोटा हिंदू राष्ट्र है और वहाँ इतने बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इस तरह से रोजगार की ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, तो इस कारण थोड़ा सा उनका मनोबल उसमें हुआ है। सर सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई है उससे गोरखा समुदाय कितना संतुष्ट है या फिर क्या कुछ चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा एक सोचनीय विषय है कि आज मैं सिर्फ अपने भारतवर्ष के लिए कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में तकरीबन भी 2 करोड़ से ज़्यादा गोरखास निवासरत है। उसमें ये मैं नेपाल वाले जो यहाँ बिजनेस के लिए 1950 की ट्रीटी के बेस पे आ रहे हैं, वो आ सकते हैं, रह सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, साथ ही उनको मैं नहीं ले रहा हूँ। जो ज़मीनी रूप से यहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। पर सबसे बड़ी है कि हमारे जो इतने लोग हैं उनका राजनीति में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है।
चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम चाहते हैं कि जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक नॉमिनेट विधायक या नॉमिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, नेपाल जो हमारे गोरखा लोग हैं उनको भी इस तरह का एक अपने राजनीतिक में सहभागिता हो, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। इस प्रकार तो मैं, आप जिस प्रकार से हमारे आप पत्रकार महोदय बहुगुणा जी ने बताया कि इनका इतना एक विस्तृत इतिहास है, जिसमें कि उनका एक गोरखा हमेशा, जैसे आपने अभी बोला कि जनरल मानिक शाह ने बोला है कि अगर कोई मौत से कहता है डरता नहीं है तो वो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। तो इसी तरह से एक परिपक्व गोरखा है, उनको राजनीति में भी उनकी सहभागिता होनी चाहिए। मैं तो उत्तराखंड सरकार से भी, हमारे बहुत ही प्रबुद्ध मुख्यमंत्री धामी जी से भी गोरखा कल्याण परिषद की स्थापना के लिए, ताकि वहाँ कैबिनेट स्तर का एक गोरखा समुदाय का मंत्री हो, ताकि सरकार के द्वारा वो आपस में बिल्कुल क्लोजली रूबरू हो और अपने गोरखा समुदाय की समस्याओं को वो उनको बताए और उसका निदान हो सके। आने वाला समय बहुत उज्जवल है उत्तराखंड का और गोरखास के लिए। जिस तरह की अभी खलंगा मेला अभी 1 दिसंबर को हुआ, माननीय मुख्यमंत्री धामी ने बोला है कि गोरखा कल्याण परिषद का जल्दी ही घोषणा की जाएगी। कि अब कैबिनेट स्तर की मीटिंगें चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, हो सकता है ये गोरखाओं का जो एक समस्या है वो भी दूर हो सके। ठीक है सर, देहरादून में अभी एक महा आक्रोश रैली निकाली गई थी अभी कुछ दिनों पहले। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में रैली निकाली गई थी, और ना सिर्फ देहरादून में बल्कि विदेशी मंचों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, और विदेशों में भी जो प्रवासी जो हिंदू लोग हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज को लेकर। आपके समुदाय के द्वारा भी रैली में प्रतिभाग किया गया था। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थितियां चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं 10 तारीख जो आक्रोश रैली मार्च था उत्तराखंड में, मैं उसके लिए तो सबसे पहले मेरे जितने भी मीडिया भाई लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आक्रोश रैली को बहुत ही अच्छी तरह निपुणता के साथ उन्होंने अपने उसको समाचार में निकाला। मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का इतिहास शुरू होता है 1971 के वॉर के बाद। उस 1971 वॉर में भारतवर्ष ने अपने 17,000 सैनिक शहीद करवा के बांग्लादेश को आज़ाद किया, और वो 17,000 शहीदों की कुर्बानी को ना याद करते हुए आज बांग्लादेश भारतवर्ष का दुश्मन बन चुका है। और वहाँ 30 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों को मार गिराया है, और आज पाकिस्तान उनका हितैषी बन के बैठा हो। ये सबसे बड़ी विडंबना बांग्लादेश की है। भारतवर्ष का जो एक इतिहास है कि भारतवर्ष हमेशा अपने आत्मबल के लिए जाना जाता है, और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक हमेशा ये गिड़गिड़ानी जो बोलते हैं घिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, वो इनका ये रवैया है कि उनका चाहे वो कसाब का हो या चाहे कश्मीर का कोई मुद्दा हो छोटा मोटा, वो हमेशा यूएनओ के पास खटखटाते। तो क्यों ना ये जो बांग्लादेश के आक्रोश रैली है, बांग्लादेश में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, क्यों ना ये यूएनओ के पास जाए। और मेरे को मालूम है अगर सरकार बहुत तटस्थ नीति से काम करेगी, हम बोलें कि बांग्लादेश के उम्दाद रोक दीजिए, टेक्सटाइल का बिजनेस है वहाँ रॉ मटेरियल्स रोक दिए, वहाँ जो राशन पानी वगैरह जो इंडिया से जाता है रोक दिए, वो सरकार, ये बहुत छोटी चीज़ है, सरकार इस लेवल में काम करेगी। पर प्रतिभाग जो यहाँ हम 150 करोड़ जन हैं आज यहाँ हैं, अगर हम एक सुर में बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठाते हैं तो नेचुरली ये जो आवाज़ है पूरे संसार में जाएगी, और इसका फ़ायदा भारतवर्ष को मिलेगा, और आने वाले समय में बांग्लादेश को इसकी मुँह खानी पड़ेगी। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपने देखा होगा आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं। कैसे देखते हैं आप देश में जो इस वक्त विचारधारा चल रही है, किस दिशा में लेके जा सकती है भारत को? देखिए अभी जो आपने बोला कि सनातन धर्म का जो पालन इंडिया बखूबी करता है, आर्मी है, आर्मी में भी एक सामंजस्य है, चाहे वहाँ सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, सबके रिलीजियस जो उनको वहाँ उन्होंने प्रार्थना घर अलग अलग बने हुए कि ताकि कोई किसी को किसी प्रकार की वहाँ तकलीफ न हो। ये आर्मी बैकग्राउंड का एक वो है। आर्मी में जब भी अभी लोगों के अंदर की जो मंशा है उसको मैं इतना नहीं बोलूँगा, पर जहाँ तक
अगर खेत की बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, तो उसके लिए फिर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और आज जो स्थिति है, अभी आक्रोश रैली को भी मैं एक उसमें लगाना चाहता हूँ कि आक्रोश रैली निकालना ठीक है, पर उस साथ-साथ में हर एक स्टेट में एक इस प्रकार का तहकीकात भी हो कि जो लोग यहाँ अनवांटेड तरीके से आके रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या हों, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन तय की जाए। अगर ऐसी रैलियाँ तो होती रहेंगी, पर हमें वो आइडेंटिफ़ाई करके उनके लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो बांग्लादेशी अगर यहाँ आके रह रहे हैं तो उनको भगाओ, बिना किसी चीज़ के। अगर वो तो मैं चाहता हूँ कि सेना में इस प्रकार की कुछ नहीं है कि वहाँ आपस में मतभेद होते हैं, नहीं है। और साथ-साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अब हमको बहुत हो गया, हमें जागने की ज़रूरत है। सनातन धर्म में भी हम लोग बँटे हुए हैं, और सनातन में हम चाहेंगे कि हमारे बड़े-बड़े पीठ हैं, हमारे बड़े-बड़े संत साधु लोग हैं, इतने बड़े-बड़े जो ज्ञान देते हैं, उनको ये चाहिए कि सिर्फ़ वो अपने जो प्रवचन वगैरह जो वो करते हैं, उसमें सिर्फ उसमें एक ऐसा ना देखें कि भाई ये सिर्फ हम लोग जो यहाँ कथावाचक हम बन के आए हैं, सिर्फ पैसों की त्यानी। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले जो उनको उनको संस्कार किस तरह से मिले, वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और सनातन को आगे चलाने के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे गोरखास हो, सबको एक होके इस चीज़ का सामना करना। सर, उत्तराखंड में इस वक्त हम बैठे हैं और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ प्रावधान सरकार के द्वारा लाए जाने चाहिए? देखिए, इसका जहाँ तक भू कानून और आपका मूल निवास है, इसका ड्राफ्ट मेरे ख्याल से बन चुका है, और हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास भी वो जा चुका है। उनकी कैबिनेट स्तर की मीटिंग आए दिन हो ही रही हैं। पर जो आक्रोश है कि भू कानून के लिए लोगों की ये भी प्रतिक्रिया है कि जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश हिमाचल है, उसके जैसा ये भू कानून यहाँ आना चाहिए। पर ये एक बहुत बड़ा एक बड़ा विषय है कि इसमें कोई भी खुल के आगे आके बोलना नहीं चाहता कि इसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का उसमें बोलते आशीर्वाद है कि वो भू कानून को किस तरह से, अगर ये भू कानून लगता है यहाँ उत्तराखंड में, तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ-साथ में मूल निवास के लिए इसमें और भी मैं जहाँ तक आप लोगों के चैनल के माध्यम से, हमारे जो न्यूज़ हैं पत्रिकाओं के माध्यम से देख रहा हूँ कि सरकार प्रत्येक समाज से, प्रत्येक लोगों से जो है उनसे अपनी मूल निवास के लिए राय माँग रही है। इसमें सोच समझ के ही सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत विस्तृत विषय है। इसमें जल्दी से अपना डिसीज़न अगर सरकार लेती, तो हो सकता है कल के दिन में फिर वही होगा जो अग्निवीर के लिए हो सकता है कि वो जल्दी डिसीज़न मेकअप हुआ। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इसमें खूब अच्छी तरह से अपना मनन करे और सभी की राय ले। हर एक ओपन फोरम में भी बैठकें हों, जिसमें कि एक आम आदमी भी अपना मत रख सके। ठीक है। मैं यही चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ गोरखाली सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी, जिन्होंने अग्निवीर, भू कानून, मूल निवास और राजनीति को लेकर अपने विचार सामने रखे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।